हाँ जी, तो हमारा अब डिस्कशन करनी शुरू करनी है हमने किसके ऊपर, टैक्सेशन सब्जेक्ट पे। पहले तो ये बताओ पेपर नंबर कौन सा है ये, पेपर, हर पेपर नंबर जो मैंने आपको जिस सीक्वेंस में बताया ना, सारे पेपर वैसे ही हैं। तो ये हमारा कौन सा है, पेपर नंबर 4, और ये डेट शीट में भी हमेशा 4 नंबर पे आएगा, यानी ये 4th पेपर होगा, ग्रुप 1 का आखिरी पेपर होगा आपका। ये ग्रुप 1 के अंदर आता है हमारा, और मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी समझा दी, इस पेपर के अंदर 30% मार्क्स आपके क्या होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और 70% मार्क्स आपके क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे, मगर उसको आप आंसर शीट पे लिखोगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप 30% मार्क्स है वो भी ऐसे नहीं आएंगे जैसे आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आया करते थे फाउंडेशन में, बिल्कुल सिंपल, मजे से चिल करके बैठे हैं, थोड़ी बातें कर ली 2-4 मिनट, फिर 1-2 क्वेश्चन कर लिए, वैसे इतने इजी नहीं आते। टैक्सेशन एक ऐसा पेपर है जहां पे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा खासा फायदा उठा रहा है एग्जामिनर। वो क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाते थे ना, वो ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। पूरी इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी आ रही है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे, यानी जो आंसर निकाल के देना होता था ना, वो उसने ऑब्जेक्टिव में डाल दिया। इसलिए टैक्सेशन में खुश होने की बात नहीं है इतना कि भाई ऑब्जेक्टिव आ गए, मौज ही मौज, पेपर बिल्कुल आसान हो गया। आसान नहीं होने वाला, अभी भी वैसे ही डिफिकल्टी लेवल रहेगा। हाँ, पेपर जो बच्चों का खत्म नहीं होता था वो समस्या चली गई। पेपर अब लिखना कम पड़ेगा, दिमाग ज्यादा दौड़ाना है, हाथ कम चलाना है। पेपर लेंथी नहीं बन सकता क्योंकि लिखने वाला 70 मार्क्स का पेपर है, मगर कॉन्सेप्चुअली इजी हो गया ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 30 में से मैं बोलूंगा 5-7 मार्क्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन प्रोविजन ही पूछ लेगा, मगर मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर वो आपसे उस प्रोविजन को अप्लाई कराता है। राइट, टैक्सेशन सब्जेक्ट, नाउ बिफोर वी स्टार्ट दैट सब्जेक्ट, आपके लिए जरूरी इसलिए है आपकी सीए लाइफ में, क्योंकि पहली बात, जब तक स्टूडेंट हो तब तक भी ये जान नहीं छोड़ेगा, और दूसरी बात, जब सीए बन जाओगे फिर तो ये आपकी जान छोड़ ही नहीं सकता। फॉर द सिंपल रीजन, जब भी टैक्स की बात आती है ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी मोनोपोली बना ली है। ऐसा नहीं है कि टैक्स सब्जेक्ट बाकी लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, एक लॉयर को भी टैक्स आता होता है, एक सीएस को भी आता होता है, एक सीएमए को भी आया होता है, और तो और बीकॉम के अंदर भी टैक्स पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है टैक्स के ऊपर सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने टैक्सेशन पे कहीं ना कहीं मोनोपोली बना लिया है। टैक्सेशन सब्जेक्ट को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मेन सब्जेक्ट माना जाता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में टैक्स नहीं जानता होता ना, लोगों को कहते हैं तेरे को इतना ही नहीं पता, तू जाली सी है। क्यों? क्योंकि हर बंदे से एक्सपेक्ट ये किया जाता है और सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना हो, इसको टैक्स और अकाउंट्स की नॉलेज तो होगी ही होगी। तो अकाउंट्स तो चलो बेसिक हर किसी को पता होता, कोई आपसे चैप्टर स्पेसिफिक नहीं पूछता, मगर टैक्स आपको बाद में भी काम आएगा ही आएगा। इनफैक्ट आज की डेट में कोई भी पर्सन छोटी से छोटी फर्म चला रहा है, मिडिल लेवल फर्म चला रहा है, या बिग 4 है, उनकी टैक्सेशन रेवेन्यू के बिना वो फर्म्स चल नहीं सकती। टैक्स एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो अगर आप सीए करने के बाद प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है ही है। चलो ये तो हो गई बात की बात। अभी आप कहोगे सर दिमाग उसके बारे में मत बात करो, अभी तो ये बात करो पेपर पास करने के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया इंटर के अंदर इसकी वेटेज कितनी है, 100 मार्क्स की। इंटर के अंदर जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा सिलेबस में वेटेज रखता है वो कौन है, हमारा टैक्सेशन। फाइनल के अंदर ध्यान से सुनना, सीए फाइनल के अंदर, सीए फाइनल के अंदर टैक्स से रिलेटेड 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। सीए फाइनल के अंदर डायरेक्ट टैक्स अलग है, यानी कि इनकम टैक्स 100 मार्क्स का पेपर अलग है। जीएसटी और कस्टम्स अलग से 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स अलग, 100 मार्क्स अलग। और तीसरी चीज, एक फाइनल के अंदर कॉन्सेप्ट आया है ऑप्शनल पेपर का, इलेक्टिव पेपर का, पेपर नंबर 6 है शायद वो, वहां पर ग्रुप 2 में पेपर नंबर 6, वहां पे आपको 5 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आप चूज करोगे आप कौन सा सब्जेक्ट देना चाहते हो। वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं कि फाइनल तक आपका दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी होगी आपको लाइफ में क्या करना है सीए बनने के बाद। तो जो आपको करना है आप वही सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करो। मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, बच्चे को टैक्स करना होता है या नहीं करना होता, पास करना टैक्स आसान होता है। इसलिए पेपर नंबर जो 6 है ना, इलेक्टिव पेपर, उसमें भी मेजॉरिटी बच्चे क्या लेते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन लेते हैं। तो फाइनल के अंदर देखा जाए तो टैक्सेशन की वेटेज कितनी हो जाती है, 300 मार्क्स। 300 मार्क्स की वेटेज होती है, जिसके अंदर आपके 2 पेपर तो कंपलसरी देने ही देने हैं, और तीसरा आपका ऑप्शन होता है। मगर जितना देखा जा रहा है और टाइम ट्रेंड चल रहा है, मेजॉरिटी बच्चा आज की डेट में क्या ले रहा है, इंटरनेशनल टैक्सेशन सब्जेक्ट ले रहा है 300 मार्क्स का। तो आप सीए जब बन ही नहीं सकते अगर आपकी टैक्स पे कमांड नहीं है, और अगर सीए बन भी गए उसके बाद भी टैक्स के बिना आपकी रेवेन्यू नहीं आ सकती। सो टैक्स एक चीज तो पक्का इंपॉर्टेंट है,
दूसरी चीज मैंने आपको पहले बता दिया, ब्रेक से पहले बताया था, टैक्स बाकी सबसे अलग सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ ये ना तो प्योरली थ्योरी है ना ही प्योरली प्रैक्टिकल है। यहाँ आपको प्रोविजंस पढ़ने भी है, उनको याद भी रखना है, उनको मेमोराइज भी रखना है, उनको समझना भी है और उनको साथ साथ अप्लाई भी करना है। अगर आप प्रोविजन में हल्का सा प्रोविजन भूल ले, आपका सवाल गलत। तो ये कहीं ना कहीं आपको लॉ की गहराइयों में ले जाएगा। कॉर्पोरेट लॉ ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, कॉर्पोरेट लॉ आप कहोगे ठीक है यार ऊपर ऊपर से पढ़ ले के चल जाएगा, क्योंकि आपको रिप्रोड्यूस करना है, थोड़ी बहुत चीजें भूल भी जाओ आप छुपा जाते हो उसको आंसर लिखते समय। टैक्स आपको इफ एंड बट बड़ी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो कि आपको आप बेशक छुपाने की कोशिश करोगे, एग्जामिनर में ना एग्जाम क्या करेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उसी पॉइंट को हिट कर देगा जो आपने इग्नोर कर दिया। तो टैक्सेशन में प्रोविजंस को समझना ज्यादा जरूरी होती है रादर देन रट्टा मारना। आप रट नहीं सकते, याद तो करना पड़ेगा बट आपको समझ के ही याद करना पड़ेगा, तभी आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जी। अब टैक्सेशन सब्जेक्ट तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज पहले डिस्कस करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। बेसिक लेवल का मतलब यह हुआ व्हाट इज टैक्स। आज पहले यहां से डिस्कस करते हैं। आज से दो चीजें मेरे को पढ़ानी है, व्हाट इज टैक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। सिर्फ दो चीजें पढ़ानी है, सिर्फ इसी में हमें अगले 40-45 मिनट लग जाएंगे हमारे। पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज टैक्स। अगर आपसे कोई पूछे टैक्स होता क्या, नाम तो सबने सुना होगा, पे करते भी देखा होगा लोगों को। अब टैक्स होता क्या है, मुझे एक बात बताओ, अगर टैक्स को डिफाइन करना है, व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ चार्ज टू लिव इन द सोसाइटी। टैक्स इज अ चार्ज विच इज लेविड ऑन द सोसाइटी। ऑन द सोसाइटी मतलब हम लोग जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। यानी उन्होंने ये बोला टैक्स एक ऐसी पेमेंट है जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को देनी होती है। आपने पे किया कभी टैक्स? क्या आपने इनकम टैक्स पे किया? अभी जीएसटी को भूल जाओ, क्या आपने कभी इनकम टैक्स पे किया? नहीं, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं। यानी कैन वी से दैट इट इज अ चार्ज इंप्लाइड कि सोसाइटी में रहना तो ये तो करना ही पड़ेगा। क्या ये इंप्लाइड है? नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइबिलिटी क्या कुछ लोगों के ऊपर डाली गई है? यस। कैसे डाली गई होगी? मैं कहा आप लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं। आप भी उसी सोसाइटी में रहते हो, मैं भी उसी सोसाइटी में रहता हूं। आप भी वही हाईवे, वही स्ट्रीट लाइट, वही नेशनल डिफेंस यूज करते हो, मैं भी वही चीजें यूज करता हूं, तो मैं टैक्स पे करता हूं, आप क्यों नहीं करते? यानी आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके इनकम कमा रहे हो, हम कुछ कर ही नहीं रहे। यानी कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो मैं कर रहा हूं आप नहीं कर रहे। ये वो क्या चीज है, ये डिफाइन की जाती है किसी लॉ के अंदर, यानी कि लॉ या किसी स्टैच्यू के अंदर, किसी एक्ट के अंदर। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1962 के हिसाब से शायद मैं इनकम टैक्स में कवर हो रहा हूंगा, तभी मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं। और आप जाने अनजाने में जो टैक्स पे नहीं कर रहे, आप इनकम टैक्स एक्ट में कवर नहीं हो रहे होगे, तभी आप पे लायबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर हमें टैक्स की डेफिनेशन देनी है ना, तो हम ये बोलेंगे टैक्स इज अ statutory obligation. It is a statutory obligation. Statutory का मतलब क्या होता है? Statutory obligation का मतलब mandatory, और ये mandatory कहां पर होती है? किसी ना किसी लॉ के अंदर। It is a statutory obligation imposed on citizens to be paid to government. हमें पे किसको करना है? गवर्नमेंट को पे करना है, और ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। मतलब मुझे कोई मजा नहीं आ रहा पे करके कि मैं तो सरकार को पे करूंगा, मेरे पे ऑब्लिगेशन डाल दी गई है किसी लॉ के अंदर, इसलिए मुझे पे करना पड़ रहा है, और आप पे ऑब्लिगेशन नहीं है इसलिए पे नहीं करना। अच्छा, आपने फाउंडेशन लेवल पे कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कंसीडरेशन का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था ना, सेक्शन 2D। तो वेयर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसरी पेज और एग्रीज टू पे, इस तरह से कुछ एक डेफिनेशन दी। कंसीडरेशन के अंदर एक आपने वर्ड पढ़ा होगा क्विड प्रो को, पढ़ा था ये। यानी कि जब कुछ देने, जब एक हाथ दो और दूसरे हाथ से कुछ लो, उसी चीज को क्या बोला जाता है? कंसीडरेशन। व्हेन यू गेट समथिंग इन रिटर्न। मुझे एक बात बताओ, आप जब सरकार को टैक्स पे करते हो तो क्या सरकार बदले में आपको कुछ देती है, या सरकार सिर्फ टैक्स लेके कहती है चलो ठीक है जाओ? व्हेन यू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, डू यू गेट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट? यस और नो? पहले तो ये बताओ। यस। क्या मिलता है हमें सरकार से? फैसिलिटीज। आप कहोगे सर आपके टैक्स पेयर्स की मनी से ही सरकार एजुकेशन पे खर्च करती है, सरकार नेशनल डिफेंस पे, सरकार हाईवे पे, सरकार स्ट्रीट लाइटिंग पे, जो हम लोगों को अलग अलग तरह की स्कीम्स मिलती हैं वो सब हमें यहीं से मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर सरकार को टैक्स पे कर रहे हो तो सरकार भी आपको दे रही है। पर मेरा सवाल ये है, कैन आई से टैक्स इज अ कंसिडरेशन फॉर ऑल द सर्विसेज दैट यू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट? कैन आई से टैक्स इज अ कंसिडरेशन?
नो। नो क्यों बोला आपने? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं टैक्स पे करता हूं, मैं भी सड़क यूज करता हूं, आप टैक्स पे नहीं करते, क्या आप भी सड़क यूज करते हो? यस। क्या सरकार ने ये बोल रखा है कि जो बंदा टैक्स पेयर होगा सिर्फ वही सड़क यूज करेगा, वही मेट्रो यूज करेगा? नहीं। यानी कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं, उस पैसे से ये सारी फैसिलिटी आ रही है, मगर इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, क्विड प्रो क्वो नहीं है। टैक्स इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज दैट यू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, फॉर द सिंपल रीजन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये पेमेंट दो तभी ये सामान मिलेगा। ऑल्दो माई पेमेंट इज फाइनेंसिंग दैट सर्विसेज, उसी के बेसिस पर मिल रही है, बट इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। तो पहली चीज एक ये भी लिख लो, tax is not a consideration. It is not a consideration for services given by government. It is not a consideration for services given by government. गवर्नमेंट हमें सर्विसेज देती है, बट ये इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। अच्छा, ये सारी बात हो गई हमारे टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डेफिनेशन दे दी, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एंड इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। आई पे दैट बिकॉज आई एम रिक्वायर्ड टू पे दैट अंडर एनी एक्ट। कौन कौन से एक्ट हैं अभी बात करते हैं एक एक करके। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, सरकार के लिए टैक्स जरूरी क्यों है? ये तो टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स जरूरी क्यों है? क्योंकि सरकार को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, अपनी गवर्नेंस करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? टैक्स। सबसे मेजर सोर्स हमारे किसी भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका क्या होता है? टैक्स। तो ये हो गई फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टैक्स पेयर। ये जो डेफिनेशन मैंने बोल ली, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ टैक्स पेयर है ये। अगर मैं इसको फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट देखूं तो क्या लिखेंगे यहां पे? फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखेंगे टैक्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, मैंने बोला वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, वैसे एक्स्ट्रा बताऊं मुझे नॉलेज के लिए, सरकार के पास और कौन कौन से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं कि मैंने बोला टैक्स इज वन ऑफ द सोर्स? बाकी सोर्सेज क्या होते हैं? पेनल्टी। ठीक है, पेनल्टी हो सकता है, बट पेनल्टी का अमाउंट बड़ा कम होता है। पेनल्टी कभी भी ना सरकार कमाने के लिए नहीं बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका चलान काट काट के सरकार चल रही है। वो तो सिर्फ इसलिए क्या है कि आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने रूल तोड़ा, आपको पेनल्टी लगानी जरूरी है, बट फाइन्स एंड पेनल्टीज आर वेरी वेरी लेस परसेंटेज, पॉइंट समथिंग परसेंट होगा वो पूरे सरकार का। आगे बताओ, व्हाट आर दी अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू? सरकार लोन देती है, इन्वेस्टमेंट देती है, उस पर रिटर्न मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज वन ऑफ द। अब ये मत सोचना इंडिया से लोन लेती है, देती भी है भाई कुछ कंट्रीज को। कहीं अगर हम रशिया के सामने हाथ फैला के आते हैं तो बांग्लादेश को देके भी आते हैं, नेपाल को देके भी आते हैं, कई बार हमारा प्रधानमंत्री जाके वहां पर देके भी आते हैं, हर जगह जाके हम लेके नहीं आते हैं। तो जो हमने सरकार ने, हमारे इंडिया ने बाकी लोग कंट्रीज को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट आता है, जो सरकार ने इन्वेस्टमेंट्स करी है उससे रिटर्न आता है। और बताओ, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट कंपनीज। यानी कि सरकार ऐसा नहीं है बिजनेस नहीं करती, सरकार बिजनेस भी करती है। बहुत सारी कंपनीज है, ONGC, आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इनके अंदर मेजॉरिटी स्टेट होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो इनका जब डिविडेंड डिक्लेयर होता होगा, तो जब सारे शेयर होल्डर अपना कटोरा लेके आते हैं, सबसे बड़ा कटोरा किसका होता होगा? सरकार का। सरकार कहती है लाओ डिविडेंड लाओ, तो ये सारी PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का डिविडेंड जाता है, ये भी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गई। PSU की बात चल ही रही है तो आपने अभी न्यूज सुनी होगी, एयर इंडिया को बेचने की पूरी तैयारी है, एयर इंडिया बिकने वाली है, और भी बहुत सारी कंपनीज को लाइन में लगा रखा है सरकार ने एक करके बेचने का। अच्छा, अगर एयर इंडिया के अंदर सरकार की शेयर होल्डिंग है और वो शेयर होल्डिंग बेच देगी सरकार, तो पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? यस। इसे क्या बोलते थे हम? BCK में पढ़ा था हमने, प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं। असली वर्ड क्या होता है इसका? डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में मेजॉरिटी स्टेक देते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट में मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी स्टेक देते हैं, दोनों से मिलता है पैसा। ये भी क्या हो गया? सरकार की रेवेन्यू। इसके अलावा सरकार के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आपने नाम सुना होगा 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होने वाली है, 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होगी, पैसा आएगा, वो पैसा किसका होगा? सरकार का। तो ये अलग अलग सोर्सेज होते हैं, मगर मेजर सोर्स क्या होता है? टैक्स होता है। ठीक है जी, तो हमने टैक्स का मतलब तो समझ लिया। अगला सवाल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप आंसर दोगे, हमारे देश में या किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में टैक्सेस कितनी तरह के होते हैं? व्हाट आर दी 2
टाइप्स ऑफ टैक्सेस, नाम नहीं पूछ रहा मैं, टाइप्स पूछ रहा हूं। कौन कौन से टैक्सेस होते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, आप जब ये बता ही दिया है तो दोनों में डिफरेंस भी बता दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? बताओ। डायरेक्ट टैक्स किसी पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और इनडायरेक्ट टैक्स, देखो अब यहां पर समझने वाली बात है, यहां से समझने वाली बात शुरू होगी। हम आपको जो बचपन में यानी 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में पढ़ाया गया था डिफरेंस, तो मैं आपको बताता हूं आपको वहां पे क्या पढ़ाया गया था। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। पहले तो ये समझते हैं बर्डन का मतलब क्या है, फिर इस बर्डन वर्ड में मजा नहीं आ रहा, इस बर्डन वर्ड को हटा देंगे। पहले जरा लेमन भाषा में समझते हैं कि बर्डन का मतलब क्या होता है। बर्डन का मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई पूछेगा सर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि जब मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं, लेट से आप गए पिज्जा हट के अंदर, लेट से आप गए पिज्जा हट के अंदर, आपने वहां पे एक पिज्जा लिया 500 रुपए का, उस 500 रुपए का जब बिल आया आपके पास तो 500 का बिल नहीं आया, उसके ऊपर क्या लग के आया? जीएसटी लग के आया। एक मिनट, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में मान लेता हूं 10% का रेट है नहीं वैसे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में मान रहा हूं जीएसटी का रेट कितना इंडिया के अंदर 10%, 50 रुपए का उसके ऊपर जीएसटी लग गया, आपके बिल में जुड़ के कितना आया? 550 रुपए। अब मुझे बताओ, इस बिल के 550 रुपए पूरे के पूरे आप पिज्जा हट को दे देते हो या पिज्जा हट को बोलते हैं 500 तूरक 50 रुपए में सरकार को देके आऊंगा? आप पिज्जा हट को सारे के सारे दे देते हो। पिज्जा हट क्या करता होगा 550 रुपए का? वो क्या करता होगा? 500 रुपए अपनी रेवेन्यू बुक कर लेता होगा, जो 11वीं क्लास में एंट्री पढ़ते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने की एंट्री करता होगा वो? 500 रुपए की। 50 रुपए क्या करता है? 50 कहता है ये मेरे नहीं है, ये किसके हैं? ये सरकार के हैं। सरकार को 50 रुपए देने हैं, तो सरकार ने जीएसटी किससे लिया? पिज्जा हट से। पिज्जा हट ने जीएसटी आगे किससे कलेक्ट किया? आपसे कलेक्ट किया। यानी कि हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट? Who is liable to pay tax to the government? Pizza Hut. And who is ultimately bearing the burden of the tax? किसकी जेब से अल्टीमेटली पैसा जा रहा है? आपके और मेरी जेब से। हम दोनों कौन है? हमें अल्टीमेट कंज्यूमर। इस तरह के टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ना ये दोनों लोग अलग अलग होते हैं। जो पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट है वो अलग होगा, और जो बंदा अल्टीमेटली टैक्स पे कर रहा है वो कौन होगा? अलग होगा। अच्छा, अगर पिज्जा हट गए, आपने मुझको 500 रुपए का पिज्जा, आपने मेरे से 500 रुपए का पिज्जा लिया, इसके अंदर मटेरियल तो सिर्फ 100 रुपए का लगा था, 400 रुपए तो मेरी इनकम है। इस इनकम के ऊपर मेरे को क्या पे करना है? इनकम टैक्स। तो ऐसा करो, लगे हाथ मेरा इनकम टैक्स भी पे कर दो। उसने बिल में अपना इनकम टैक्स जोड़ के दे दिया, तो मुझे बताओ आप क्या उसको इनकम टैक्स पे करोगे? उसका नहीं। आप बोलोगे तेरी इनकम तेरे को पता। पहली बात तो कोई बताएगा भी नहीं अपनी इनकम कितनी है, और दूसरी उसने बता भी दिया तो क्या आप इनकम टैक्स उसको पे करोगे? नहीं। इनकम टैक्स का बर्डन आपसे रिकवर नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इनकम टैक्स के लिए हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? पिज्जा हट। एंड हु इज एक्चुअली बेयरिंग द बर्डन ऑफ इनकम टैक्स? पिज्जा हट। कहा जाए तो डायरेक्ट टैक्स में पर्सन लायबल टू पे एंड पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स आर सेम। इनडायरेक्ट टैक्स में पर्सन लायबल टू पे एंड पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी डिफरेंट। ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, आखिरी लाइन मैंने क्या बोली? मैंने बोला इन इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड पर्सन बेयरिंग द बर्डन कैन बी डिफरेंट। जरा इस वर्ड का मतलब था ना, कैन बी डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? हो सकता है। जरूरी है या नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कॉफी सीसीडी गए हो, कोई गया सीसीडी में? हाँ बोल दो, ठीक है। मैं वही देख रहा था यार, आज की डेट में सीसीडी जाना पड़ता है ना डेट मारने के लिए, कहां जाओगे? अगर तो सीसीडी नहीं गए तो फिर तो बड़े बड़े भले मानुष यहाँ पे बैठे हैं सारे, नहीं सर अब तो सीसीडी गए ही नहीं। अच्छा, सीसीडी के अंदर दिक्कत पता है क्या? कॉफी बड़ी महंगी आती है। मैं भी बहुत बार गया हूँ, जेब पे बड़ा असर पड़ता है। तो इंडिया ने उसका वर्जन, सीसीडी का सस्ता वर्जन निकाला है, चायोस। वो कह रहे पहली बात तो आप कॉफी पीते ही नहीं हो, फालतू में महंगी कॉफी पे खर्च क्यों करो? 250-300 रुपए की कॉफी लोगे वहां जाके। दूसरी बात, आप चाय पीने वाले आदमी, चलो आप चायोज आ जाओ। तो चायोज एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसमें चाय मेनली प्राइमरली चाय पे फोकस करता है और वो सीसीडी के मुकाबले सस्ता है। अब एक ध्यान देना एक चीज आके, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मैं काफी समय से सीसीडी गया नहीं, सीसीडी में जब जाते हो वहां पे अगर कॉफी का रेट 200 लिखा होता है, तो जब बिल आता है ना 200 का नहीं आता, 200 प्लस जीएसटी आता है।
यानी 10% का जीएसटी लूं तो सीसीडी ने क्या किया, 200 की कॉफी प्लस 20 का जीएसटी आपसे कितने कवर किए, 220 रुपए कवर किए। चायोस के अंदर आप जब जाते हो तो वहां पर चाय लिखी होती है 49 रुपीज की, और जब बिल आता है तो 49 का ही आता है। 49 की चाय अगर लिखी है तो बिल कितने का आएगा, 49 का ही आएगा। इसका मतलब चायोस जीएसटी पे नहीं करता, सीसीडी जीएसटी पे करता है, यस और नो? सीसीडी जब कॉफी बेचता है तो उसमें जीएसटी पे करता है। चायोस जब कॉफी बेचता है, चायोस कॉफी भी बेचता है, चायोस जब कॉफी बेचता है तो वो जीएसटी पे नहीं करता है, ऐसा होगा नहीं। सरकार तो दोनों से ले रही होगी ना टैक्स, मगर सीसीडी ने क्या सोचा, सीसीडी ने कहा मैं जो भी जीएसटी सरकार को पे कर रहा हूं मैं क्या करूंगा, कस्टमर से कलेक्ट करके दूंगा, यानी कि वो बर्डन ऑफ टैक्स आप पे पास ऑन कर रहा है, विजिबली पास ऑन कर रहा है। चायोस क्या कहता है, नहीं भाई मैं मार्केट में कंपीट करने आया हूं, मेरा फोटे क्या है, मैं सस्ता हूं, तो मैं जीएसटी तो पे करूंगा मगर मैं कस्टमर से अलग से रिकवर नहीं करूंगा। डज दैट मीन उसको टैक्स नहीं पे करना? पे करना है। सरकार कहती है हमें तो तुमसे लेना है, तुम आगे कलेक्ट करो या ना करो आपकी मर्जी है। यानी ऐसा नहीं बोलोगे कि हमेशा ये दोनों लोग अलग होते हैं, ये दोनों लोग अलग हो भी सकते हैं, ये दोनों लोग अलग नहीं भी हो सकते। यानी इन इनडायरेक्ट टैक्स इट इज पॉसिबल द पर्सन हु इज अल्टीमेटली लायबल is actually bearing the burden. He may not shift the burden, but even if he does not shift the burden to you, he still has to pay GST on that particular thing. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कोचिंग पढ़ने आए हो, आपने पहले भी अलग अलग जगह पढ़ा है, जब आपको फीस बताई जाती है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी आपसे अलग से चार्ज किया गया आज तक? क्या आपसे अलग से जीएसटी? आपने फाउंडेशन में फीस दी, क्या आपको हमने बोला फीस प्लस जीएसटी दे दो, ऐसे बोला? नहीं, आपको बोल दी गई एक फीस बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप टेस्ट दे के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज दिए बेसिस पे आपको एक फीस दे दी गई और आपने मुझे फीस दे दी। डज दैट मीन मैं जीएसटी पे नहीं करता क्योंकि मैंने आपसे लिया नहीं? डज दैट मीन मैं जीएसटी पे नहीं करता? कोचिंग सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी, दे आर नॉट एग्जेम्प्ट। कॉलेज की सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, कोचिंग सर्विसेज आर नॉट एग्जेम्प्ट। जो आपके कॉलेज में टीचर पढ़ाते नहीं है उनको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, और जो सारा दिन गला फाड़ के पढ़ाता है उसे जीएसटी पे करना पड़ता है। तो मुझे जीएसटी तो पे करना है, बट मैं आपसे लेता नहीं हूं। डज दैट मीन मेरे को सरकार को पे नहीं करना, मुझे पे करना है? मैंने अपनी फीस में ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है कि भाई जो है ये इसी के अंदर जीएसटी पे करूंगा, यानी आई एम बियरिंग द बर्डन ऑफ जीएसटी, आई एम पर्सन लायबल टू पे एंड आई एम ऑल्सो बियरिंग द बर्डन ऑफ जीएसटी, आई एम नॉट शिफ्टिंग द बर्डन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। एक और ध्यान देना, आप में से प्रीपेड फोन तो यूज करते होंगे काफी लोग। प्रीपेड फोन के अंदर दो तरह के ऑफर होते हैं, 100 रुपीज का रिचार्ज कराओगे तो 88 रुपीज का बैलेंस मिलेगा, और 500 का रिचार्ज कराओगे तो 500 का बैलेंस मिलेगा। 100 के रिचार्ज कराने पे 87 का बैलेंस क्यों मिलता है? बाकी क्या कौन खा जाता है? जीएसटी, सरकार, क्योंकि वो कह रहे हैं 100 रुपीज आपसे ले रहे हैं तो आप इस सर्विस के ऊपर जीएसटी भी पे करना है, थोड़ा सा बैलेंस देंगे, यानी वो 87 रुपीज की सर्विस देते हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगा के 12-13 रुपए जीएसटी बनता है, आपसे रिकवर कितने करते हैं? 100 रुपीज करते हैं। मगर 500 रुपए के बैलेंस में कई बार 500 रुपए के रिचार्ज में 500 का बैलेंस दे देते हैं, तो डज दैट मीन उसमें जीएसटी पे नहीं करते होंगे? उसमें भी करते होंगे, मगर वहां पे कंपनी ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अगर 500 रुपए की रेवेन्यू आ रही है तो जीएसटी का बर्डन कौन बियर करेगा? हम खुद बियर कर लेंगे। अब सवाल ये आया कि अगर यहां पे 500 पे अलग से 50 रुपए चार्ज किया, तब तो हमें समझ में आया 10% किस पे अप्लाई किया? 500 पे। ठीक है जी, अभी सर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी हमने एक्ट स्टार्ट नहीं किया। अगर पिज्जा हट का एक बर्डन हम खुद बियर करेंगे, पिज्जा 500 का 500 आएगा, तो सरकार को कितना पे करेंगे? 500 का 10% या किसी और अमाउंट का 10%? ये सवाल बहुत अर्ली है पूछने के लिए, ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। जीएसटी में जाकर 11वें 12वें लेक्चर में इसका आंसर मैं ढूंढूंगा। वैसे पूछ रहा हूं, दिमाग में डाउट आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, घर जाके आ जाएगा तुम्हारे डाउट, फिर पूछोगे, इसलिए पहले पूछ लेता हूं। अगर पिज्जा हट ने 500 के ऊपर अलग से जीएसटी नहीं लिया, वो खुद बर्डन बियर कर रहा है, तो सरकार को कितने पे करेगा? 50 रुपए या 50 से कम होगा? थोड़ा कम से होगा। कैसे? वो कहेगा सरकार को असली में मैंने पिज्जा 400 समथिंग का बेचा है, और उस 400 समथिंग का 10% मिलाकर अल्टीमेटली कितना बना है? 500। यानी दिस 500 इज अल्टीमेटली 110% ऑफ समथिंग। ये किसी चीज का 110% है। किस चीज का? मुझे निकालना पड़ेगा कोई अमाउंट जिसके ऊपर 10% अप्लाई कर दिया जाए, तो आंसर क्या आएगा? 500। यानी मैं ये कह रहा हूं इस 500 के अंदर अमाउंट भी जुड़ा हुआ है और टैक्स भी क्या हुआ है? इंप्लाइडली जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे? 500 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। असली में आपने सामान कितने का बेचा? 454 का बेचा।
454 का, जिसका 10% कितना बना 45.4, दोनों को राउंड ऑफ करके ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या बन गया 500। यानी अब मैं टैक्स सरकार को 50 रुपए नहीं दूंगा, कितना दूंगा 45। बट ये बात का सवाल है, इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बोला, इनडायरेक्ट टैक्स में जरूरी नहीं है बर्डन पास ऑन किया जाए, हो सकता है बर्डन में अपने पास ही रख लूं, इट कैन बी शिफ्टेड, इट इज नॉट अ कंपल्शन। अच्छा खास बात पता क्या है, जीएसटी एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा आप बर्डन पास ऑन करो, कस्टम्स एक्ट और जीएसटी एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा आप बर्डन पास ऑन करो, क्योंकि ये मर्जी है आपकी कि आपने बर्डन पास ऑन करना है या बर्डन पास ऑन नहीं करना। कल मेरा मन चेंज हो गया, मैं कल आपको कहूंगा आपकी फीस आज से 10,000 रुपए नहीं है, आज से आपकी फीस 10,000 प्लस जीएसटी है, इट्स माय कमर्शियल कॉल। जीएसटी लॉ ने पहले भी मना नहीं किया था, अब भी मुझे कंपल्शन नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ जी बताओ डाउट, अगर तब तक लिखो। तो अल्टीमेटली तो बर्डन पास ऑन हो ही गया ना। हाँ ये सवाल भी ठीक है, इनका ये कहना है कि सर अल्टीमेटली डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो बर्डन पास हो गया ना, बिल्कुल पास हो गया। कैसे हो गया भाई, ये 500 रुपए के अंदर ये स्ट्रेटेजिक कॉल थी, उसने 450 का पिज्जा बेचना था, मगर उसने ऑलरेडी जीएसटी जोड़ के आपको प्राइस ही कितना बताया उतना। अगर मैं आपको फीस बोल रहा हूं 10,000 रुपीज, तो आई नो कि मेरी फीस कितनी होने वाली है 9,000 समथिंग ही होने वाली है, जिसके ऊपर मैं जीएसटी चार्ज करके आपसे अल्टीमेटली क्या कवर कर रहा हूं 10,000। सो हाँ इनडायरेक्टली तो मैंने प्लानिंग कर ली, मगर जब जीएसटी के अंदर हम आगे प्रोविजन पढ़ेंगे ना, जीएसटी के अंदर इंसिडेंस तभी माना जाता है जब आप अलग से बिल के ऊपर दिखाओ। अगर आप इनडायरेक्टली अपनी कॉस्ट में छुपा कर दे रहे हो तो उसमें हम ये एज्यूम नहीं करके चलते कि इंसिडेंस पास ऑन हुआ है या नहीं हुआ। When you directly on the face of the invoice write the amount of GST, then only legally it is said to have been transferred to the other person, indirectly pass on नहीं होता। कमर्शियली आप बोल सकते हो, आपने बात सही कही, ठीक है। तो सर सेल्स 500 की बुक करेगा, बताइए सेल्स रेवेन्यू जो बुक करेगा नहीं, वो 400 समथिंग ही करेगा, अकाउंटिंग के अंदर 400 समथिंग ही करेगा, बट मैं कह रहा हूं लीगली यहां पर बर्डन पास ऑन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब एक बार यहां पर लिख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इन दिस केस burden of tax cannot be passed on. In this case, burden of tax cannot be passed on to ultimate consumers. दूसरी चीज अगर आप इसमें लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, this means person liable to pay tax and person bearing the incidence of tax. Person liable to pay tax and person bearing the incidence of tax are same. अच्छा ये वर्ड मैंने एक नया इंट्रोड्यूस किया, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। आप आज तक तो वर्ड यूज करते थे बर्डन ऑफ टैक्स। बर्डन ना बड़ा लेमन वाला वर्ड है, लेमन मतलब कोई भी आम बंदा चलता फिरता उसको समझाने के लिए बर्डन। आप क्योंकि आज से टैक्स पढ़ना सीख रहे हो तो आप बर्डन वर्ड यूज नहीं करोगे, आज से कौन सा वर्ड यूज करोगे, इंसिडेंस। There are two things in taxation. One is liability to pay tax. Second thing is incidence of tax. जो बंदा अल्टीमेटली उसको अपनी जेब से पे करता है वो क्या बेयर करता है, इंसिडेंस। जिस बंदे को सरकार को पे करना है वो क्या होता है, लायबल। ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स में ये लिखोगे, इन दिस केस बर्डन या फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यहां पे भी बर्डन की जगह लिखना है तो साथ साथ इंसिडेंस लिख लेना। इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन बी पास्ड ऑन to the ultimate customer. वर्ड अंडरलाइन कर लेना, कैन बी। मैं ये नहीं बोल रहा शैल बी। लॉ में याद रखना जब भी वर्ड यूज होता है ना लॉ के अंदर शैल का मतलब क्या होता है, कंपल्शन। जब भी वर्ड यूज होता है मे का मतलब होता है ऑप्शन। कैन वर्ड ऐसे लीगल वर्ड नहीं है, आप नॉर्मल इंग्लिश में लिख सकते हो। कैन और मे का मतलब होता है ऑप्शन, शैल का मतलब क्या होता है, कंपल्शन। तो यहां हम क्या लिख रहे हैं, इट कैन बी या इट मे बी पास्ड ऑन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर।
however, it is possible that supplier doesn't pass on the burden. It is possible that supplier does not pass on the burden and bears the incidence himself. It is possible कि वह बर्डन पास ऑन नहीं करता और बर्डन बियर खुद करता है. Even in such case, tax has to be paid to government. टैक्स सरकार को तो पे करना है. अच्छा, अकाउंट्स में एक वर्ड यूज करते हो कंटिंजेंट लायबिलिटी. क्या होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी? एक ऐसी लायबिलिटी जो किसी इवेंट के होने पर डिपेंडेंट है, कंटिंजेंट है. कैन आई से इनडायरेक्ट टैक्स इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट कि आप सामने वाले से टैक्स रिकवर कर रहे हो या नहीं कर रहे. सामने वाले ने टैक्स दे दिया तो भी आपको पे करना है, नहीं दिया तो भी रिकवर करना है. विच लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से सुनना क्वेश्चन को और आपने जवाब देना है बेस्ड ऑन अभी तक आपने जो पढ़ा है. आप जवाब दे सकते हो. मैंने आपको एक बिल काट के दिया 10,000 रुपए का, जिसके अंदर 1,000 रुपए का जीएसटी अलग से चार्ज किया. आपने मुझे कितने देने थे? नहीं, अलग से 1,000 रुपए और चार्ज किया मैंने. तो 10,000 प्लस 1,000 आपने टोटल मुझे कितना अमाउंट देने हैं? 11. 10 मेरी रेवेन्यू हो जाएगी, 1,000 मैं सरकार को पे कर दूंगा. यानी मैं अलग से इंसिडेंस आप पे पास ऑन कर रहा हूं. आप पैसा लेके भाग गए, आपने ना तो 10 दिया ना 1 दिया. बैड डेट्स हो गए. अकाउंट्स में बैड डेट बोलते हो ना, बैड डेट हो गया आपने. मैंने एंट्री पास कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, काम खत्म. अब मुझे बोला सरकार अभी भी 1,000 रुपए मांगेगी या सरकार कहेगी कोई नहीं बेटा तेरा नुकसान हुआ तू 10 जेल ले, मैं 1,000 जेल लेंगे. या सरकार ये कहेगी नुकसान हुआ, हमें दुख है मगर 1,000 रुपए दे दो हमें. सरकार तो क्या कहेगी? तुम्हारे 11,000 नहीं आए, बहुत दुख है, पुलिस में कंप्लेन कर दो, होना कुछ नहीं है, बट हमें 1,000 रुपए क्या करो, चाहिए ही चाहिए हमें. यानी कि सरकार, मैंने एक लाइन लिखवा दिया आपको, इट इज नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑन यू. इवन इफ यू रिकवर द अमाउंट और यू डोंट रिकवर द अमाउंट ऑफ जीएसटी हैज टू बी पेड. तो जीएसटी में जब आगे जाके बोलेंगे ना, ये चीज मैं दिखाऊंगा कहां पे लिखी है कि बैड डेट होने पे जीएसटी आपको पे करना ही करना पड़ता है. क्योंकि लॉ की लॉजिक समझो ना, उन्होंने लॉ बनाया ऐसे जहां पे वो कह रहे हैं इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिकवर दैट अमाउंट, स्टिल यू हैव टू पे जीएसटी टू दी डिपार्टमेंट. तो इमेजिन करो, एक बंदे के जब बैड डेट होते हैं तो उसको कितना दुख होता है. उसका खुद का पैसा भी नहीं आता और उसके ऊपर सरकार को उसको ऑलरेडी पैसे देने पड़ते ही पड़ते हैं. और ये दुख और कौन समझेगा सीए के अलावा? सीए, अब मैं आपको बता रहा हूं, सीए जब कर लोगे ना, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सीए करने के बाद आप मजे से ऑडिट करते होगे, बिल फाड़ के क्लाइंट को दे देते होगे और अगले दिन पेमेंट आ जाती होगी. ऐसा नहीं होता. सीए के सबसे ज्यादा बैड डेट्स होते हैं. आप जब काम करवाना होता है, क्लाइंट भागते भागते आ जाते हैं, काम करवा लेते हैं, लास्ट में पेमेंट नहीं आती सीए को, पेमेंट मांगता रह जाता है. कितने ना जाने कितने बैड डेट होते हैं. और इस बैड डेट्स के होने की वजह से ना सीए को 2 दुख होते हैं. एक तो फीस नहीं आई और दूसरा दुख क्या होता है, उसके ऊपर जीएसटी भी चला गया. और ये दुख हर किसी का है, हर उस इंसान का जिसके बैड डेट्स होते हैं. तो ये मैंने आपको बता दिया. अच्छा, अब अगला बताते हैं, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताओ. आपके पेज पर अगर जगह बची, आप कंटिन्यूएशन में चलना, मैं अगले पेज पे आ रहा हूं. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल बताओ. डायरेक्ट टैक्स के अलग अलग एग्जांपल थे. पहले हमारे देश में सबसे फेमस जो 2 टैक्स थे वो थे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स. 2014 के अंदर, 2015 में इनफैक्ट, अरुण जेटली वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, ही अबॉलिश्ड वेल्थ टैक्स. इंडिया में वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया गया इन द ईयर 2014-2015. तो आज की डेट में डायरेक्ट टैक्स सबसे मेजर कौन सा है? इनकम टैक्स. दैट इज वाई कई बार हम डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. अदरवाइज direct tax does not mean only income tax. There are other direct taxes also, but the major direct tax is income tax. That is why we sometimes call it direct tax, we sometimes call it income tax. आप भी ऐसे बोलोगे आज हमारी इनकम टैक्स की क्लास है, या आप बोल दोगे आज हमारी डायरेक्ट टैक्स की क्लास है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की डेट में इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स एक ही चीज है. सवाल ये है कि सर क्या इनकम टैक्स के अलावा भी कोई टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है या नहीं? क्या चीज, क्या बोला किसी ने? कॉर्पोरेट टैक्स इज नथिंग बट कॉर्पोरेट्स पे लगने वाला इनकम टैक्स.
जो आजकल आप न्यूज पढ़ रहे होगे, एक बिल प्रेजेंट किया निर्मला सीतारामन ने जिसपे कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो इनकम टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट से जो कम हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हो? स्टैंप, हाँ जी, नहीं नहीं, कंपनी, देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स, देयर इज नो लीगल वर्ड कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इज नथिंग, एक नॉर्मल कमर्शियल वर्ड है। इनकम टैक्स एप्लीकेबल ऑन कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स बोल दिया जाता है। लीगली इट इज इनकम टैक्स ओनली। जो आपको बोला जा रहा है ना कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हो रहा है, इट इज नथिंग, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट करके कंपनीज के ऊपर जो टैक्स रेट है उसको कम किया जा रहा है। सो देयर इज नो वर्ड कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इज नथिंग बट टैक्स एप्लीकेबल ऑन कंपनीज। इन्होंने एक और वर्ड बोला स्टैंप ड्यूटी, बिल्कुल सही। स्टैंप ड्यूटी इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। स्टैंप ड्यूटी होती क्या है? जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या फिर बिल्डिंग को अपने नाम पे रजिस्टर कराते हो, तो हमारे देश में उसको रजिस्टर कराते समय स्टेट गवर्नमेंट को आपको पैसे देने पड़ते हैं, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? स्टैंप ड्यूटी। आम भाषा में, हिंदी में हम बोलते हैं इसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं। सुना होगा कभी, प्लॉट की रजिस्ट्री करा रहे हैं, 3 लाख का खर्चा है, तो रजिस्टर में एंट्री कराने के 3 लाख का खर्चा थोड़ा है, वो असली में आप क्या पे कर रहे होते हो? स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी का भी बर्डन पास ऑन नहीं किया जाता इन जनरल। इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बट स्टैंप ड्यूटी कभी भी सीए के एग्जाम में पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है। किसका टैक्स है? स्टेट गवर्नमेंट का। ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। सो यू कैन से डायरेक्ट टैक्स और भी बहुत सारे होते हैं। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, मगर मेजर हमारा क्या है? इनकम टैक्स। अच्छा, अब मुझे बताओ इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। इनडायरेक्ट टैक्स, एक तो मैंने अभी आपको बोल दिया जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कैन आई से जीएसटी इज द ओनली इनडायरेक्ट टैक्स, या जीएसटी के अलावा भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं? हाँ जी, बोलो बोलो। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, उन्होंने कहा हट गई है। अच्छा, सर्विस टैक्स, सर्विस भी हट गया। और वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सारे वर्ड्स हैं जो पहले हुआ करते थे। इनमें से कुछ टैक्सेस हट गए हैं, कुछ टैक्सेस अभी भी हैं। अब डिटेल डिस्कशन की कौन से टैक्सेस हट गए हैं, कौन से नहीं है, आज हमारा टाइम खत्म हुआ, आज हम कवर नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज इसके बाद में एक पूरा अलग से ट्री बनेगा। तो आपकी कॉपी में यहां तक जो बनाया है, इसके बाद अलग से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के फिलहाल याद करो, एट प्रेजेंट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे देश में, वो 2 हैं। एक है कस्टम ड्यूटी और एक है जीएसटी। अभी पहली क्लास के लिए इतना याद कर लो, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी स्टेटमेंट को चेंज करता जाऊंगा। तो कल हमें स्टार्ट कहां से करना है? यहां तक तो हमने पढ़ ही लिया है, कल हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो जीएसटी आया, कौन सी डेट से आया? 1 जुलाई आगे 2017। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ है। कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे ना, हम स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई 2017 से पहले। यानी पहले हम आधा पौना घंटा ये डिस्कस करते रहेंगे 1 जुलाई 2017 से पहले क्या था, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे 1 जुलाई 2017 से पहले क्या था, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि 1 जुलाई 2017 के बाद क्यों बदलाव आया है। तो अगर जीएसटी की टेक्निकली जो हमारी पहली क्लास होगी, उस पहली क्लास में हम जीएसटी पढ़ेंगे ही नहीं। जीएसटी की पहली क्लास में हम सिर्फ क्या पढ़ते रहेंगे? पुराना सिस्टम। पहले पुराना सिस्टम पढ़ेंगे 1-1.5 क्लास। पुराना सिस्टम जब समझ में आ जाएगा, पुराने सिस्टम में जब कमियां समझ में आ जाएंगी, देन ओनली विल प्रोसीड टू व्हाट इज जीएसटी एंड व्हाई जीएसटी हैज बीन ब्रॉट। ठीक है, सो ये आज वाली क्लास में मैंने आपको इंटर के बारे में बता दिया, टैक्स के बारे में हमने बेसिक इंट्रो ले ली। इनडायरेक्ट टैक्स में अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने आपको टारगेट बता दिया, विल फर्स्ट कंप्लीट आवर जीएसटी पोर्शन एंड देन विल प्रोसीड टू इनकम टैक्स। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी।